नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन हो रही वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की बानगी भर हैं। अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक पर दिल्ली की एक महिला ने बलात्कार का केस दर्ज करवाया, जबरन गर्भपात करवाने और धोखा देने के आरोप लगाए हैं। वहीं जालौन में यूपी पुलिस के एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाए। संत कबीर नगर से बखीरा थाना इलाके के एक गांव की पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पास पहुंची, जिससे उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कस सके। लेकिन कानून है कि अपने कान में तेल डाल चुका है और इस बेटी की आवाज को अनसुना कर दिया। 3 अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भजन गायक पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, सिपाही पर रेप के आरोप लगे हैं और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर पीड़िता की है, बस्ती की, जो लगातार दर दर की ठोकरें खा रही है कि सरकार उसे इंसाफ दीजिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अयोध्या में जुड़े भजन गायक देवेंद्र पाठक की। दरअसल देवेंद्र पाठक पर रेप के आरोप लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के समय से अपने भजनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले इस भजन गायक देवेंद्र पाठक पर अब आरोप लगने के चलते ये मुश्किलों में फंस गया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहां पर देवेंद्र पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक महिला ने इस भजन गायक पर रेप बलात्कार के आरोप लगाए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुल्क आजाद शहीदों की शहादत से हमको रखना है। तो अयोध्या पुलिस ने देवेंद्र पाठक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। रेप पीड़िता दिल्ली की रहने वाली है और विधवा है। बताया जा रहा है कि महिला की भजन गायक देवेंद्र पाठक से मुलाकात दिल्ली में हुई। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों के बीच बात शादी तक पहुंच गई और इसी बीच महिला गर्भवती हो गई। महिला का यह आरोप है कि उसका जबरन गर्भपात करवा दिया गया और भजन गायक देवेंद्र पाठक ने उससे 8 लाख रुपए भी ठग लिए। महिला का यह कहना है कि जब वो देवेंद्र पाठक पर शादी के लिए दबाव डालने लगी तो दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गईं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। महिला ने कहा कि देवेंद्र पाठक पर केस दर्ज कराने के लिए अयोध्या थाने से लेकर के एसएसपी अयोध्या और आईजी तक गई, लेकिन देवेंद्र पाठक के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद महिला एक हाई कोर्ट की अधिवक्ता को साथ लेकर के डीजीपी के दफ्तर तक पहुंची, जिसके बाद कथावाचक देवेंद्र पाठक पर बलात्कार, जबरन गर्भपात करवाने और धोखाधड़ी का मुकदमा राम जन्मभूमि थाने में दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पीड़िता को एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, क्या अब उस पीड़िता को इस भजन गायक के खिलाफ न्याय मिल पाएगा? हमको रखना है हंस के फंदों पर जरूरी उनका। मुख में भी श्री राम हो, सेवा में भी ठाकुर जी हो, ऐसा भाव है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और हमारी इनकी कथा द्वारा जान पहचान है। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन किया, फिर मेरे को जो है अयोध्या जी बुलाया गया। फिर मेरे को जो है गलत संबंध बनाया गया। गलत संबंध बनाने के बाद उसके बाद जो मैं आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को शादी का झांसा दिया। बोले भक्त और मीरा, भगवान और मीरा में भी प्रेम था, मैं उसी तरीके करता हूँ और आपसे शादी करूँगा। इसके बाद मैं वापस चली गई दिल्ली। फिर मेरे को बुलाया गया, फिर मेरे को गर्भवती हो गई। उसके बाद हनुमान पायलट होटल में मेरे को ठहराया गया था। फिर वहाँ पर मेरे को दवाई दी गई जिससे मेरा बेबी खराब हो गया।
और उसके बाद फिर मैं को शादी का झांसा देते आ रहे और मैं लाखों रुपये भी हड़पाई मेरे से, और फिर उसके बाद डरवा धमकाया मैं वापस चली गई। अयोध्या में भजन गायक देवेंद्र पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक महिला ने भजन गायक देवेंद्र पाठक पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि देवेंद्र पाठक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार करते रहे। यही नहीं, अयोध्या के कई होटलों में उसे बुलाते थे, उसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न करते थे और शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसको बहलाते फुसलाते रहे और उसके साथ उसका यौन शोषण करते रहे। हालांकि महिला ने थाना राम जन्मभूमि में लिखित तहरीर दी और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन इससे पहले ही चंद दिनों पहले की बात है, देवेंद्र पाठक ने भी इसी महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था और मुकदमा दर्ज कराया था। इसलिए अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अबुल बशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबुल, क्या है आखिरकार पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से महिला का आरोप है, बेहद संगीन आरोप है और आरोप इतना गहरा है क्योंकि जो देवेंद्र पाठक है, कथावाचक है, महिला का आरोप है कि इनसे दिल्ली में मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत शुरू होती है, प्यार शुरू होता है। उसके बाद ये प्यार का सिलसिला कुछ इस कदर चलता है कि दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। यहाँ तक कि महिला का आरोप ये भी है कि उसे अयोध्या के होटल में बुलाया जाता है, उसके बाद उसके साथ दुराचार किया जाता है और उससे शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसको प्रताड़ित किया जाता है, यानी उसका यौन उत्पीड़न होता है। लेकिन जब महिला लगातार दबाव बनाती है कि अब उसके साथ शादी की जाए और जो उसके साथ जो कस्में खाई गई थी उसको पूरा किया जाए, तो फिर देवेंद्र पाठक उससे दूरी बना लेते हैं। ऐसे में महिला ने इस बात को लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, तो देवेंद्र पाठक ने उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐसे में मजबूरन दिल्ली से चलकर महिला अयोध्या आई और यहाँ पर देवेंद्र पाठक के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर सत्यता क्या है, आखिर इस कहानी में जो दोनों तरफ से जो दर्ज मुकदमे हैं उसमें हकीकत क्या है, उसमें सच कौन बोल रहा है। इन सारी चीजों के लिए जांच करने की जरूरत है और जांच करने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि वो शख्स जो कथावाचक है, जो लगातार भजन गायन के जरिए देश भर में सुर्खियां बटोरा है, जिसने उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है और ऐसे में इस आरोप को कहीं से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एक महिला अगर दिल्ली से चलकर अयोध्या पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर है, क्योंकि इससे पहले ही मुकदमा दर्ज करा के देवेंद्र पाठक ने ये जाहिर कर दिया है, यानी साफ हो चुका है कि दोनों की मुलाकात और दोनों के बीच कुछ ना कुछ रिश्ते थे। अब वो रिश्ते किस तरीके के थे ये जांच में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, आपस में बातचीत होती थी और दोनों में गहरे रिश्ते थे। ये इस बात का इशारा करते हैं क्योंकि देवेंद्र पाठक ने भी मुकदमा दर्ज कराया है। तो अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर सच्चाई क्या है और सच्चाई के बाद ही, ये जानने के बाद ही पुलिस को सही नतीजे पे पहुंच सकती है। हेमंत, लेकिन अबुल, ये भी सामने आया कि इस महिला को अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, थाने से लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तर तक जाना पड़ा। हेमंत, वाकई ये चौंकाने वाली बात है कि एक महिला अगर थाने पे पहुंचती है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है और उसकी एफआईआर के लिए उसको कई जगह अयोध्या कोतवाली या यूं कहूं कि थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र से उसको राजधानी लखनऊ तक का सफर तय करना पड़ा अपनी एफआईआर लिखाने के लिए। तो वाकई ये कहीं ना कहीं एक सोचने की बात है कि आखिर यूपी सरकार जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर जो यूपी सरकार ने निर्देश दे रखा है कि महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो उसके मामले हैं महिला को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाली हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब मुकदमा दर्ज हो गया है और जो मुकदमा है वो भी
काफी गंभीर धाराओं में दर्ज है। आईपीसी की धारा 376 का मुकदमा दर्ज है और उसके समेत कई अन्य धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न जैसे कई गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज हो गया है। तो अब देखने वाली बात। बिल्कुल अबुल और जी, बिल्कुल अबुल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन इसी बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार एक तरफ जहां अपराध को लेकर के सूबे की जो पुलिस है वो निशाने पर है, आरोप इस बात के लग रहे हैं कि पुलिस अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या में कैसे एक देवेंद्र पाठक नाम के शख्स जो कि भजन गायक है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एक पीड़िता भटकती रही, थाने से लगा करके पुलिस के आला अधिकारियों के दरवाजे तक गई, तब जाकर के कहीं एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के उठते हैं कि क्या पुलिस ऐसे मामलों को लेकर के संवेदनशील नहीं है? रवि, इस मामले की अगर बात करें, देवेंद्र पाठक जो भजन गायक हैं और कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि शिलान्यास के समय सोशल मीडिया और भजनों के जरिए वो कह सकते हैं कि वो सामने आए थे और साथ और कहीं ना कहीं उनको लोगों ने पसंद भी किया था। लेकिन जिस तरह से अगर ये युवती के आरोपों की बात करें तो उसके पहले देवेंद्र पाठक ने पहले युवती पर आरोप लगाया ब्लैकमेलिंग का, उसके बाद अब युवती ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। ये जरूर है कि राम जन्मभूमि तो थाना है, वहाँ पर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले की जाँच की जाएगी और जाँच के बाद जो दोनों ही पहलू को लेकर ही सामने जो चीजें हैं वो आएंगी, उसी आधार पर ही पुलिस की जो है कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कह सकते हैं जो अगर युवती के आरोपी की बात करें तो बेहद ही गंभीर आरोप है और इन आरोपों को लेकर ही अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी और जांच के बाद अगर देवेंद्र पाठक दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अबुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे भी ज्यादा गंभीर इस बात को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आखिरकार इतनी देरी कैसे की एफआईआर दर्ज करवाने में। फिलहाल अगली खबर का हम रुख करेंगे। संत कबीर नगर से बखीरा थाना इलाके के गांव की पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उपमहानिरीक्षक के पास पहुंची, जिससे उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कर सके। लेकिन कानून है कि अपने कान में तेल डाल चुका है और इस बेटी की आवाज को अनसुना कर दिया गया। पीड़िता का यह आरोप है कि लगभग 1 महीने पहले गांव के ही 3 युवकों ने जबरन उसको रास्ते से खींचकर रेप किया और जान माल की धमकी दी। गैंग रेप की इस वारदात के बाद ये युवती सहमी हुई है। पुलिस ने शुरू से इस मामले में हीला हवाली की और शिकायत के बावजूद भी उसका मेडिकल 1 हफ्ते बाद करवाया गया। ये कई सवाल खड़े करता है और इसके बाद जब एफआईआर की बारी आई तो पुलिस ने 10 दिन बाद पीड़िता की शिकायत पर तीनों दरिंदों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में बखीरा थाने में मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता बार बार अपनी असमत और आबरू लूटने वाले दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने की गुहार लगा रही है, लेकिन सुन कौन रहा है। लेकिन खाकी है कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। आज 1 महीना बीतने को है। पीड़िता और उसकी मां की आंखों के आंसू ये बताते हैं कि उनके साथ किए गए अत्याचार के बाद कानून ने भी उनके साथ मजाक किया और सिर्फ कागजी घोड़े दिखा करके उसका मानसिक उत्पीड़न किया गया। ये कई सवाल यहां पर खड़े करता है। बखीरा कठोर होगा, बोल रहा कि ये फर्जी मुकदमा है और अगर बार बार आएगी तो उसका तुझे बचा देंगे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ हैं। क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ हम जा रहे थे 16 जुलाई को अपनी अम्मी की दवा लेने, फिर इसके बाद उसने बुलाया कि बेटा इधर आप हम गए, फिर इसके बाद सामान है मेरे घर पे रख देना, जब गए इसके चलो आगे तो हम आगे गए। फिर इसके बाद एक छोटी सी ऑफिस, उसी में हमें धक्का देकर और वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, एक गफिल और एक फुजेल, दोनों नबी मोहम्मद और फुजेल अंदर थे। वो लोग मेरे साथ बलात्कार किए और मैं चिल्ला रही थी कि छोड़ दे मुझे बाबा, वो लोग नहीं छोड़े। फिर इसके बाद गफिल बोल रहा कि अगर ज़्यादा चिल्लाएगी तो तेरा वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे। मेरे सामने आया था और पीड़ित महिला भी आई थी। मैंने इस संबंध में जो है संबंधित थाने से बात करके और उस मुकदमे में गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि गुणदोष के आधार पर शीघ्र इस विवेचना में जो है कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण करें। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं बस्ती से, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश,
आखिरकार अब इस मामले को लेकर के सवाल देखिए गंभीर है, लेकिन कैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ, कैसे पुलिस की ओर से संवेदनहीनता बरती गई, किस तरह से इस पीड़िता को परेशान किया गया ताकि पीड़िता थक हार करके अब उप महानिरीक्षक के बाद महानिरीक्षक से गुहार लगाती हुई नजर आती है कि उसको इंसाफ चाहिए। देखिए, बिल्कुल पीड़िता का सवाल जरूर गंभीर है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पुलिस के, उनके लिए ये सवाल गंभीर नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीड़िता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसके साथ जिन दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन पुलिस है कि अभी तक इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी बनाए गए थे, उनको गिरफ्तार तक नहीं की है। पीड़िता का सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है और उन्हें गिरफ्तार करने से कतरा रही है। 1 महीने का वक्त बीत चुका है और अभी आरोपी अरेस्ट नहीं हुए हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण मैं जानकारी यहां पर देना चाहूंगा, कल शाम को पीड़िता पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी जो बस्ती रेंज के हैं, उनसे मिलने के लिए आई थी। शाम को वो मिली है। जैसे ही मिलने के बाद हम लोगों ने आईजी से वर्जन लिया, पूछा उनसे कि इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। उसके आधी घंटे के बाद पीड़िता के मोबाइल पे मैसेज आता है कि इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। ये अधिकारी से मिलने का ये नतीजा हुआ है कि पीड़िता के केस को ही पुलिस ने झूठा साबित कर दिया है और केस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है। चलिए, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम दे दें अपने दर्शकों को। सतीश, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस केस को लेकर के ये है, जहां एक तरफ हम इसे लेकर के आज खबर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए पुलिस का कारनामा कि गैंगरेप के इस मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर लगा दी है। उस केस को प्रारंभिक तौर पर ही बंद कर दिया है, जैसे कि हमारे सहयोगी सतीश बता रहे हैं। जी सतीश, उसके बाद क्या हुआ? देखिए, पीड़िता मिलके निकली, उसके बाद हम गए आईजी से बयान किए, उनसे पूछे कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही, क्यों नहीं आरोपियों की अरेस्टिंग हो रही है। उसके बाद आधी घंटे के बाद पीड़िता के मोबाइल पे मैसेज आता है कि इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। ये एक बहुत गंभीर मामला है कि आखिर पीड़िता आ रही है न्याय मांगने, इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास, और अधिकारी जब इस पूरे मामले पे क्यूरी पूछताछ करते हैं स्थानीय थानेदार से, स्थानीय जो डीएसपी सर्किल के होते हैं, तो इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है। इसका मतलब शुरू से ही पुलिस की मंशा थी कि इस मामले को रफा दफा करना है। पीड़िता लगातार आरोप लगा रही है कि आरोपियों की अरेस्टिंग नहीं हो रही है। उसका मेडिकल तक, जब उसके साथ घटना हुई थी तो मेडिकल 1 हफ्ते के बाद कराया गया, उसके बाद एफआईआर 10 दिन के बाद की गई। जाहिर सी बात है कि शुरू से ही इसमें जो स्थानीय थाने की पुलिस थी वो हीला हवाली कर रही थी और आरोपियों को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही थी। और जब 1 महीने का वक्त बीत गया, लगातार जब जिले के जो एसपी हैं वो जब इस पूरे मामले को भी गंभीरता से नहीं लिए, तो पीड़िता मंडल के जो अधिकारी होते हैं, डीआईजी जो पुलिस के मंडल के बड़े अधिकारी हैं, उनके पास इंसाफ मांगने पहुंची। यहां पर इंसाफ मांगने के बाद जैसे ही जी सतीश, तो ये और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब गैंगरेप के मामलों में भी एफआईआर लगा करके उन्हें क्लोज कर देती है। पीड़िता रोती रही, चीखती रही और अभी भी रो रही है, चीख रही है और कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे न्याय दिलाई है, लेकिन पुलिस है कि उसका मामला पहले देरी से दर्ज किया, 10 दिन बाद उसका मेडिकल करवाया और अब इस पूरे केस को ही क्लोज कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है, एफआईआर लगा दी गई है। उस मामले को लेकर के पीड़िता को मैसेज भेज करके सूचना दी गई। साथ ही साथ गैंगरेप में 3 लोगों पर रेप का आरोप है और हमारे संवाददाता के मुताबिक 4 कुछ लोग हैं जो इस मामले में आरोपी हैं। 4 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब थाने पहुंची तो पहले उसका केस दर्ज नहीं हुआ, उसके बाद पीड़िता के लगातार गुहार लगाने के बाद जब स्थानीय थाने पर केस दर्ज किया गया तब उसका मेडिकल नहीं हुआ। जब 10 दिन बाद तक पीड़िता रोती रही, चीखती रही, 10 दिन बाद मेडिकल करवाया गया। यह मामला कितना गंभीर है, अगर उत्तर प्रदेश के शासन तक बात पहुंचे तो इस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हुए हम ये कहना चाहते हैं जिम्मेदारी के साथ कि इस तरह के मामलों में पुलिस की संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। इस तरह की उदासीनता खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं, पुलिस पर पहले से ही सवाल, और ऐसे में बस्ती की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ये तस्वीरें देख के अपने जहन में सवाल कीजिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास अगर कोई गैंगरेप का मामला आएगा तो प्रारंभिक तौर पर ही, प्रथम दृष्टया ही उत्तर प्रदेश की पुलिस
उसको पहले दर्ज नहीं करेगी, उसके बाद सबूत किस तरह से मिटे इस तरफ जाएगी, उसके बाद एफआईआर लगा दी जाएगी। जब पीड़िता उप महानिरीक्षक से मिली है, तमाम तथ्य इस बात की गवाही दे रहे हैं चीख चीख करके कि आखिरकार इस पीड़िता को इंसाफ कौन दिलाएगा। क्या हर मामलों में सीएम संज्ञान लेंगे तभी उत्तर प्रदेश की पुलिस जागेगी? क्या हर मामलों में ऊपर बैठे हुए मंत्री और अधिकारी संज्ञान लेंगे तभी निचले स्तर के पुलिसकर्मी कार्रवाई करेंगे? यह भी एक गंभीर सवाल है। सवाल इन तस्वीरों को देखते हुए पूछिए कि आखिरकार ये पीड़िता अब किससे इंसाफ मांगे, जब उप निरीक्षक से मिलकर के ये गुहार लगा चुकी हैं, उप महानिरीक्षक से मिलकर के गुहार लगा चुकी हैं कि उसे इंसाफ चाहिए। मिलने के आधे घंटे बाद पता चलता है कि उसका केस तो अब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि 10 दिन बाद मेडिकल हुआ। पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं होंगे ये कहने के अलावा कि उसकी इज्जत लूटी गई है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, और इस गैंगरेप के मामले में इस तरह की उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई वाकई सवालों के घेरे में है। और साथ ही साथ बस्ती के लोग भी इस मामले को लेकर के एक तरफ यही सोच रहे होंगे कि गैंगरेप कोई भी करके चला जाए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि कार्रवाई नहीं होगी। जो पुलिस अपराधियों के खिलाफ खड़ी होनी चाहिए थी, आखिर क्या वजह है कि बस्ती की पुलिस अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई है? इस वक्त किन लोगों को बचाने की कोशिश बस्ती की पुलिस कर रही है? यह सवाल लगातार उठेगा। इस सवाल का जवाब बस्ती की पुलिस को देना होगा, और साथ ही साथ पीड़िता के जो सवाल है उनका जवाब भी देना होगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि गैंगरेप के मामले को लेकर के इतनी जल्दी एफआईआर लगा दी गई, जब ये पूरा मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है। तो बस्ती एसपी फोन पर बोलने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज ने जब उनसे फोन लगाया, जिले के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। ना सांसद फोन उठाते हैं, ना ही पुलिस के अधिकारी फोन उठाते हैं। आखिर थानों में क्या चल रहा है, इस बात का सवाल उत्तर प्रदेश शासन लगातार पूछता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस के कान पर आखिर जूं क्यों नहीं रेंग रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, ये तो हद हो गई, अब आखिर इंसाफ कैसे मिलेगा? कौन सवालों के जवाब देगा? जब इंडिया न्यूज लगातार फोन लगाता है तो ना एसपी फोन उठाते हैं, ना ही पुलिस के अधिकारी फोन उठाते हैं, ना सांसद फोन उठाते हैं। अब आखिरकार जाएं तो किसके पास जाएं? बिल्कुल यही सवाल पीड़िता पूछ रही है। जब उसने एफआईआर कराई, एफआईआर कराने में भी उसको 10 दिन का वक्त लग गया। एफआईआर कराने के बाद वो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चक्कर काटने लगी। आखिर कानून अपना काम ठीक तरीके से क्यों नहीं कर रहा है, यही सवाल है। यही पीड़िता भी सवाल पूछ रही है, और यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं कि आखिर जब कल शाम को पीड़िता आके डीआईजी से मुलाकात करती है कि साहब मेरे मामले में जो आरोपी हैं चारों, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कराई जाए, 1 महीने का वक्त बीत गया है और उसको धमकी मिल रही है केस में। लेकिन जैसे ही पीड़िता मिलकर निकलती है तो पीड़िता के मोबाइल पे मैसेज आता है कि इस पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। इसका मतलब केस को खत्म कर दिया गया है। तो अब इसमें जिम्मेदार आखिर किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? डीआईजी से मिलने के बाद भी जब इस पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर आखिर वो किसके पास जाएगी? आखिर उत्तर प्रदेश में खाकी पर भरोसा लोगों को है, तो आखिर उस भरोसे को क्यों खाकी तोड़ रही है? सबसे अहम सवाल यही है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये हम सबके जहन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बार बार कह चुके हैं पुलिस को कि संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई कीजिए, लेकिन क्या जो है मुख्यमंत्री की बात भी पुलिस नहीं सुनती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मामले को लेकर के। और साथ ही साथ अभी बस्ती की जो पीड़िता है वो यही सवाल पूछ रही है कि उसे इंसाफ कब मिलेगा। ये हम नहीं जानते, शायद ये उत्तर प्रदेश की पुलिस जानती हो, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida.
Get future ready. संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है।